शौकत खानम के लिए हम आए। ना मैं उन क्रश मारी आंटियां नानियां दादियों की तरह हूँ जो इमरान खान के लिए मरती थी। खान साहब एक दिन आप भी गलियों में रोते फिरेंगे, मुझे क्यों निकाला। अब नारा बदल गया है कि मुझे निकाल लो। ये जरे मुबादला भेजने वाले लोग इनमें मुट्ठी भर है, उनके डब्बे वो मरते डब्बों में वहीं पे मरते हैं। उनका क्या है, कितना इंटरेस्ट है पाकिस्तान से। फौज पॉलिटिक्स में मुदाखलत ना करे। पहले जरनैलां भी समझा देना सी ना जरा काका गोदी च चुक के जिन्हें 2018 च कुर्सी ते पाया सी। तो मोदी कमियां तो प्रांत जिंदगी गुजार है, सब कुछ तुम देखते हुए पागल हो गए हो। कॉपी पेस्ट शेयर, कॉपी पेस्ट शेयर। पर लगता है कि इमरान खान के पीछे गैर मुल्की लॉबियां और गैर मुल्की साजिश 100%। 2018 से पहले वाली बहुत ही प्यारी थी एस्टेब्लिशमेंट। अदम एतमाद के बाद वो फौज बहुत बुरी बड़ी गंदी हो गई। अच्छा जमाइमा को पैगाम मेरा भेज देना, किसके हाथों 3 दफा तुमने पैगाम भेजाया सैयद नासिम मुनीर। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आज़ाद कास्ट के एक नए स्पेशल एपिसोड में हम आपको वेलकम कर रहे हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं, अगर इनको पाकिस्तान की सबसे दलेर सहाफ़ी कहा जाए तो ये चीज़ मेरे ख्याल से इनके तारुफ के लिए कम होगी, क्योंकि मैडम तैयबा ज़ियाद ने माशाल्लाह से जिस तरीके से गुज़िश्ता चंद दिहाइयों में सहाफ़त की और फिर सहाफ़त भी अमेरिका जैसे मुल्क में की, और वहाँ पर भी इन्होंने इस तरह से डट के सहाफ़त की कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। कि हालिया कुछ अरसे में आपने देखा कि जब पूरे पाकिस्तान में वायरस फैल चुका था और फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों में तो वायरस कई गुना ज़्यादा फैल चुका था, तो मैडम पूरे अमेरिका में वो वाहिद आवाज़ थी जिन्होंने इस वायरस को डट के ललकारा और इसका सामना किया। तो आज हम मैडम से काफ़ी अंदर की कहानियां सुनेंगे, क्योंकि शौकत खानम से लेकर तहरीक इंसाफ का आगाज़ और उससे लेकर आज के जो मौजूदा हालात हैं उनके मुतल्लिक उनकी सबसे ज़्यादा ग्रिप है। तो जी मैडम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ जी, थैंक यू। अच्छा मैडम, सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं हमारे स्टूडियोज़ में, और हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आप आज हमारे पास आई और हमें ये मौका दिया कि हम आपसे ये सवाल पूछ सकें। तो मैडम थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए जी आप बताएं कि आप ये पूरा जो एक तहरीक इंसाफ नाम की एक पार्टी, आप इसको कब से जानती हैं, कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, ताकि वो थोड़ा सा बैकग्राउंड को जान सके। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं किसी भी सियासी पार्टी को ना जानती हूँ ना जानना चाहती हूँ, मैं सिर्फ पाकिस्तान को जानती हूँ। और बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं सफ़ीर हूँ। मुझे जहाँ जाना है अपने पाकिस्तान की बात करनी है, चाहे वो कल्चर है, चाहे दीन है, अक़दार है, और बात नहीं करनी बल्कि अगली मेरी नस्लें भी जो हैं वो नज़रियात को, दो नज़रिया पाकिस्तान को, जैसे मेरे वालिद मेरे अंदर, मेरे खून मेरी रगों में पाकिस्तान बनाने वालों का खून है। तो ये पार्टियाँ बाद की बातें हैं। हम लोग कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के फॉलोअर्स की नस्लें हैं, तो उसके साथ किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नज़रिए से नहीं हो सकता। हर जो भी पार्टी इक़्तिदार में आई उसको सपोर्ट किया एज ए सहाफ़ी। नवाए वक्त के मजीद निज़ामी साहब एक माशाल्लाह एक शख्सियत रहे हैं, तो मैंने मकतूब अमेरिका 30 साल से नवाए वक्त में कॉलम लिखा, कॉरेस्पॉन्डेंट यूएस सब कुछ, और हमेशा नुमाइंदगी की। और कभी भी कोई ऐसे मुल्क के हालात नहीं होते थे, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीगें हैं वगैरह वगैरह, तो हम लिखते थे उनकी जो वो डिलीवर कर रहे हैं नहीं कर रहे। कोई ज़ाती पसंद नापसंद किसी से इतना नहीं थी। ये फिर जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, इससे हमारा गैर सियासी ताल्लुक है। मियाँ शहबाज शरीफ की फैमिली से भी गैर सियासी ताल्लुक है, क्योंकि मेरे वालिद जनरल सेक्रेटरी ऑफ सियालकोट यूथ विंग कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, गोल्ड मेडलिस्ट। तो हमारा बनता ही नहीं कि हम किसी के लिए शख्सियत परस्त हो जाए या अंधे हो जाए। तो शौकत खानम जब बन रहा था तो मेरे हस्बैंड डॉक्टर मोहम्मद अख्तर चीमा, ही इज़ मतलब डायग्नोस्टिक पैथोलॉजिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट, उनकी जॉन हॉपकिंस से स्पेशलाइजेशन है। हम मुल्क की खिदमत करने के लिए जनाब 2006 ना सॉरी क्या 1996, 2000 से पुरानी बातें हैं, 1996 में हम लाहौर, हम शौकत खानम के लिए हम आए। तो उस वक्त वो बन रहा था। मेरे हस्बैंड वाज हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उन्होंने वो पाइनियर्स में से हैं, और हमें इतनी खुशी होती थी कि कोई ऐसा हॉस्पिटल, क्योंकि उनकी स्पेशलिटी थी, वो बना।
ہم اگر آپ اسپیسیفک تحریک انصاف کی چونکہ آپ نے بات کی تو اس نام کے کسی چڑیا کو ہم نہیں جانتے تھے. ہم تو عمران خان کو جانتے تھے. میرا تو کبھی کرکٹ سے بھی شوق نہیں رہا, نہ میں ان کرش ماری آنٹیاں نانیاں دادیوں کی طرح ہوں جو کوئی 70s میں 80s میں عمران خان کے لیے مرتی تھی, جن کے اب گرینڈ کڈز بھی مرتے ہیں. تو یہ تو ایک اور قسم کی بیماری ہے. لیکن ہمارے لیے ہم نے مل کے کام کیا, شوکت خانم کے لیے کیے, بہت اچھی تعلق. پھر 96 میں یہ باتیں شروع ہو گئیں کہ مجھے میرے دوست احباب رشتہ دار کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہو, تمہارے پاس اتنی شہرت ہے, مقبولیت ہے, دنیا میں بھی کرکٹ کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں, وائی ناٹ پالیٹکس. تو وہ دیکھیے ایک بات یاد رکھیں, نہ شہرت میں وہ پاور ہے نہ پیسے میں وہ پاور ہے, دونوں کرسی کے آگے جھکے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ اقتدار کی گیم ہے, پالیٹکس ہے اقتدار کی گیم. تو انہوں نے اب اقتدار سے صرف رہ گیا تھا جو ان کے پاس نہیں تھا. دیکھو نا, نواز شریف کو بھی کہنا مجھے زمین دے دے, اور بندے بندے کو جا جا کے چندے جمع کرنا, یا خود وہ کرنا کہ بھی میں شوکت خانم, اپنی ماں کی مرحومہ کا گلٹ ہوتا ہے. کئی دنیا میں ہم نے دیکھے ہیں, ابیاں دیتے ویسے ہی کدے اسپتال اسی دی ویکھے بنے, اسی تے ماواں ہی دیکھے نے. تو ماں مر گئی کسی کی کینسر سے, کسی انہوں نے اپنا گلٹ ختم یا اپنا درد ختم کرنے کسی نے مدرسہ بنا دیا, کسی نے اسپتال بنا دیا. یہ ان کے ذاتی پینز ہیں. تو اس میں شوکت خانم بہرحال ہمارے ملک کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے, ہم نے کام کیا. اس میں کوئی پی ٹی آئی نہیں تھی. 96 میں ہلکی ہلکی پھول جھڑی پڑتی تھی کہ جناب کو پولیٹکس کا شوق آ رہا ہے اور یہ وہ اس میں, لیکن ہمارے اچھے تعلقات تھے کہ ہوں, بڑی اچھی بات ہے. بس وہ شوق جو ہے, ہم لوگ تو چلے گئے واپس امریکہ. جب 2000 میں ہم نے 3 سال اسٹیبلش کر لی میرے ہسبینڈ نے, ہم واپس امریکہ چلے گئے. جناب پی ٹی آئی کوئی بن گئی. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب تشریف لائے. جب نیو یارک کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں, پولیٹیکل میٹنگز ہو رہی ہیں, جو پرانے لوگ ساتھ جوڑے, اور پھر اس طرح 2 جلسوں میں تو ہم نے بھی بھرپور بڑا حصہ لیا. وہی والے شوکت خانم والے عمران خان, کوئی پالیٹکس ہی ایسے ان کو وہ نہیں دیکھ. کرش کدے ہویا ہی نہیں سی, ہینڈسم بھی کدے کوئی ایڈے ماشاءاللہ نہیں سا سانو لگے. کیونکہ پتہ نہیں جیڑی زنانی اپنے گھر اپنے پیو بھرا تے اپنے بندے تے راضی ہوندی ہے نا, انہوں غیر بندہ ذرا گھٹ ہی اپیل کرتا ہے. پیراں کو بھی وہی جاندیاں نے جنیاں گھروں تھوڑیاں نے. تو ہمارا ایسا کوئی نظر تھی نہیں. ہم نے کہا وہ شوکت خانم والا عمران خان, ہم بیٹھ کے, مطلب میرے پاس سینکڑوں تصویریں پڑی ہوئی ہیں, تو ہم بیٹھ کے باتیں کرتے تھے کہ بھئی جی میں نے تبدیلی لانی ہے اور فلانا کرنا ہے. اوکے, تو چلو جی ٹھیک ہے. جلسے جلوس بھی ہوتے تھے. بس اس طرح ہی 1 سال آئے, دوسرے سال آئے, گپ شپیں ہوئیں. پھر وہ جناب 2010 کی بات ہے, ہم اسی طرح ٹیبل پہ بیٹھے, ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ تھے. میں نے وہ جب سپیچ کر کے سٹیج سے اترے تو میں نے کہا خان صاحب تسی نواز شریف کو تو آپ نے بڑا ہی لتاڑا. خان صاحب کو نہ کوئی اتنی فلوئنٹلی پنجابی آتی ہے, پشتو دے انہوں نے کہتے پیو دادے نے شاید نہ بولی ہوئے گی, پٹھانا نو بس وہ پٹھان لگ دے. I don't know why. میں کہا خان صاحب آپ نواز شریف کو لتاڑے جا رہے ہیں, توپوں کا روپ سارا ان کے خلاف کیا ہوا ہے کہ بھئی وہ کرپٹ ہیں, وہ چور ہیں, جی وہ فلان ہیں. تو وہ اپنے زرداری صاحب جڑے 10% ماشاءاللہ جنہوں نے اتھوں دا ایوارڈ ملیا ہے امریکہ دا, ان کا تو آپ نے توپوں کا رخ ادھر کیوں نہیں کیا؟ بالکل صحیح. انہوں نے چائے کا کپ ہم پی رہے ہیں اور بڑی فرینڈلی 2010 میں تو بات ہے. تو کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے وزیر اعظم بننا ہے. میں نے کہا بسم اللہ جڑا ہی آندا ہے, وہ شروع ہی وزیر اعظم تو ہوندا ہے, تھلے ملے تو گل ہی کوئی نہیں. میں نے وزیر اعظم بننا ہے, اس کے لیے سینٹرل پنجاب اور پنجاب سے اکثریت لینا بہت ضروری ہے, اور وہاں تخت لاہوری شریف نواز شریف کے پاس. اور نواز شریف کو جب تک میں گندا نہیں کروں گا, جب تک چور اور کرپٹ ثابت نہیں کروں گا, بیانیہ نہیں بناؤں گا, پنجاب سے میں کیسے اس کو نکال سکتا ہوں اور پنجاب مجھے کیسے مل سکتا ہے؟ تو میرے پاس مجھے یہی مطلب وہ ٹپس آئی ہیں جو بھی ہے. تو میں نے کہا کہ نیازی صاحب تبدیلی کدھر ہے؟ پھر آپ تو اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں جس میں سارے 75 سال سے چل رہے ہیں کہ کرسی چاہیے, اس کے لیے چاہے کسی پہ بہتان لگاؤ جو مرضی. اس کے بعد ہمارے ساتھ میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہے, وہ تو اوباما والا معاملہ نہیں ہے, چھوڑے پڑیں یہ چینج. کہتے ہیں اچھا پھر تب میں کہ تبدیلی نہیں, نعرہ بدلیں. پھر اس کے بعد ساری دنیا نے دیکھا جی سونامی آ گیا. پھر کہتے ہیں سونامی کیسا رہے گا,
और सुनामी ने तबाह कर दिया पूरा। मैंने कहा ये तो मनहूस नारा है। हमारे जैसों ने कही ना, हम हंस पड़े। हमने कहा खान साहब ये तो नहुसत होती है, सुनामी, बर्बादी हो गई, तबाही हो गई। अच्छा, उसके बाद मैं तो 2010 में जरा एक साइड पे हो गई, क्योंकि ये तब्दीली तो थी कोई नहीं, ये तो एक सेल्फ सेंटर्ड एक पावर गेम थी। ना ही हमारे पास इतना अमेरिका में टाइम होता है कि हम फजूल पॉलिटिक्स को टाइम दें। तो हमारा वो ताल्लुक है, छारा शौकत खानम का आज तक एक ताल्लुक है। देखिए ये जाती लड़ाई, ये जाती पसंद नापसंद नहीं है, अभी तक वो अपनी जगह है। हम हट गए, उसके बाद जनाब पता चला कि जी अब कोई नया पाकिस्तान है कि पुराना पाकिस्तान है कि पता नहीं, रास्ते में बड़े नारे बेचारे ने बदले ने। लेकिन फाइनली जहाँ से वो शुरू हुए थे ना, चोर चोर चोर, काम वही आया है ना। तो वो उन्होंने कहा कि तब्दीली, एक नया चेहरा, फरिश्ते आने हैं। मैं कहा फरिश्ते कितों आने हैं? नए चेहरे आने हैं, नए लोग आने। पता चले जुल्फी बुखारी आ रहे हैं ब्रीफ केस पढ़ के, सारे वही लोटे पुराने। कोई पीपल्स पार्टी से जंग आ रही है, कोई मुस्लिम लीगों से जंग आ रही है, कोई कहीं से, वो सारा मरब्बा खिचड़ी बना के। तो वो पता चला जी तहरीक इंसाफ, जहां पे इंसाफ नामी अपनी पार्टी के अंदर कभी चीज नजर नहीं आई। फौजिया कसूरी भी उन दिनों हमारे साथ होती थी, हम लोग फंड रेजिंग वो करते थे शौकत खानम के लिए। फौजिया कसूरी भी, वो भी मौजूद है, उनसे पूछें, आजकल भी वो अमेरिका में है। तो जनाब लोग प्लेज कर रहे हैं, टीवी पे प्लेज कर रहे हैं, लाइव प्लेज कर रहे हैं, इतने $1000 कनाडा में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, खुर्द बुर्द। शौकत खानम के पैसे जो जमा हो रहे थे वो पीटीआई के पास जा रहे थे, पीटीआई के जलसों में लग रहे थे वो। और मतलब खुर्द बुर्द तो वो फौजिया कसूरी भी हाथ झाड़ के, पता नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे केसेस थे, चीज हम ऑब्जर्व कर रहे थे। तो 2010 की क्या बात ही हमारे लिए काफी थी इतनी। तो पॉलिटिकली मेरा ख्याल है कि जिस बंदे का जिसका खून ऐसा हो और जिसका नजरिया स्ट्रांग हो, वो इन लोगों की बातों में नहीं आते। ये तो बेचारे बीमार कटपुन, ये जो पागल जे रासपुटिन दे आशिक, वो रासपुटिन बदशकला था, औरतें उस पर मरती थी, बंदे मरते थे, ये और बात है। ये कल्ट बन गए, कल्ट वाली बातें वो छोड़ दे। मैं ऐसे शुरू की बात है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2014 का धरना हो गया। मैंने फिर खान साहब को मैसेजेस किए, मैं क्या खुदा दा ना जे 3 महीने व्हाट्स अपने ही, तुम नहीं इसको निकाल के दम लेना है नवाज शरीफ को। मैंने कहा एक दिन मुझे क्यों निकाला, आप भी बोलेंगे। हम 75 सालों से पढ़ते सुनते चलते आए हैं। ये जो कुछ आप कर रहे हैं, जो मौलवी और उलमा आप इकट्ठे कर रहे हैं, कफन के ड्रामे चल रहे हैं, लाशों के ड्रामे चल रहे हैं, कलमे और शहादत पढ़े, याद रखिएगा खान साहब, एक दिन आप भी गलियों में रोते फिरेंगे, मुझे क्यों निकाला। हालांकि अब नारा बदल गया है कि मुझे निकालो। देखिए ये अगर नीयत किसी, कोई पार्टी है, जी। कोई एजेंडा है, कोई मिशन है, अगर उसके पीछे आपकी नीयत सादक नहीं ना पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ये नारा बनाया जा रहा था तो यूथ विंग स्टूडेंट्स में मेरा बाप भी बैठा हुआ था। यही वजह है कि जब फील्ड मार्शल साहब ने वाशिंगटन डीसी में भी स्पीच जब की और जब उन्होंने इस्लामाबाद के ओवरसीज कन्वेंशन में भी की, तो मेरा ही नारा गूंजा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब तो ये नारा लोग नहीं लगाते, हमारी तो रगों में है। जब उसके साथ आप मुनाफकत करेंगे, भले किसी पार्टी के बड़े आए बड़े गए। मैं हर वक्त कहती हूं कि मेरे वालिद ने कहा था कि ये मुल्क रूहानियत बेस्ड है, ये मुल्क रूहानियत पे बना है। इस मुल्क के साथ जो भी खलवाड़ करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह को बंदों की कमी नहीं, अल्लाह बंदे लाता रहेगा। आपके सामने मसाला है, कितने बंदे आए, डूब गए, मर गए, गर्क हो गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, मिट गए। पाकिस्तान मेरे वालिद कहते थे कायम रहने के लिए बनाया है, कायम रहेगा। अब बात यह है कि हम लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो ज़र मुबादला भेजते हैं, सबसे ज्यादा जो हम बैकबोन है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद साल में 3 बार यहाँ आती हूँ, वेलफेयर का काम करती हूँ, 5 सूबों में जाती हूँ, गलियों सड़कों पे फिरती हूँ, अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला देती हूँ। हम वो लोग हैं जो मुल्क पे लगाते हैं। देखिए आपके मुल्क में ज़र मुबादला मिडल ईस्ट से आता है, जिसके पास ग्रीन पासपोर्ट एक पासपोर्ट है ना, वो ज़र मुबादला भेज रहा है आपके, उसके पास कोई शहरियत नहीं। आप ये जिन लोगों के पास दूसरे पासपोर्ट हैं, नीले पीले ग्रीन, जो बाहर के मुल्कों के, कनेडियन, अमेरिकन,
यूरोपियन सिटीजन, इनमें इनकी जो पाकिस्तान मुखालिफ फौज मुखालिफ बकवास करते हैं ना, इन पे इन बेचारे दे आर सिक बेचारे, ये ज़र मुबादला भेजने वाले लोग इनमें मुट्ठी भर है। क्यों ना, उनकी जायदादें भी वहीं, उनके बच्चे वहीं, उनकी शरीयत वहीं, उनके डब्बे वो मरते हैं, डब्बों में वहीं पे मरते हैं। उनका क्या है, कितना इंटरेस्ट है पाकिस्तान से, सिवाय इसके कि उन्होंने एक क्रिकेट मैच से इश्क हो गया, किसी से वो इश्क हो गया। तो इसलिए मैंने अकेले जंग इस तरह देखिए, मुखालिफ सिमत चलना बहुत मुश्किल होता है। मतलब आप जैसे कितने नौजवान हैं मुखालिफ सिमत, दिन रात अपनी जिंदगी पाकिस्तान में, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के इश्क में बोलना बड़ा आसान काम है। जाओ व्हाइट हाउस में गरजो तो जाके सफीर बनो तो फिर मैं मानूं। हम वहां भी बने, हमने याद कराया। तब इमरान खान साहब को पता तो चल गया था कि बीबी खिसक चुकी हुई है, बीबी के तो टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं, और धरने में भी ये कहती है कि ये कंटेनर में कौन गई, ये फलां क्या हो रहा है, कालम लिख रही है, तो ये तो इस तरह तो किसी ने, बल्कि जब वो कुर्सी पे बैठ गए, कुर्सी पे बैठे थे, वजीर आजम थे, हमारे एक अजीज वहां बैठे थे, उन्होंने उनसे कहा कि वो जी वो तैयबा ज़िया के क्या मतलब वो नहीं आपके हक में इतनी रही। मैं समझती हूँ कि एक अच्छा टाइम गुजारा है, वह एक अच्छे थे। उन्होंने, इमरान खान ने उनको हंस के कहा वो नजरियाती खातून है, एंड दैट इज माई क्रेडिट, कि मैं नजरियाती हूँ। और जो नजरिया पाकिस्तान और दो कौमी नजरिया है वो 10 मई को अल्लाह ताला ने जिस खुश नसीब के हाथों कराना था करा दिया। तो 10 मई जो है वो अल्लाह ने रोब डाल दिया दुश्मन पे। कमाल नहीं है किसी का, क्योंकि उसने जिम्मा, अल्लाह के जिम्मे है ये पाकिस्तान। बंदों का मोहताज रब नहीं, बंदों के मोहताज ब्रेन वॉश तबका होता है। फिर ये नफरत जो 2010 में उसने मेरे सामने बताई थी मियां नवाज शरीफ की, असल में बात ये है कि लोग उस नफरत के कैंसर में मुब्तला हो चुके हैं। किसी एक शख्स की नफरत और एक शख्स का अंधा इश्क, उसमें पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा। अब उसमें रह गया हमारी पाक फौज। हमारा तो नारा ही बचपन से ये रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज परिंदाबाद। पता नहीं, हमने तो उर्दू मीडियम स्कूलों में यही सीखा और यही हमारा दिलो जान से है। मुल्क फौज है तो आपका मुल्क है, वरना इराक की तरह आपकी माएं बहनें घसीट के ये ले जाएंगे घरों से। ये खिता सेंसिटिव खिता है, ये खिता फौज के बगैर नहीं चल सकता किसी सूरत। और जब जो लोग ये कहते हैं, क्योंकि जितने भी सवाल आपके ज़हन में हैं उन सारों का जवाब मेरी इस तकरीर में आ जाना है। फौज पॉलिटिक्स में मुदाखलत ना करे, और भाइयों नहीं कर दे। पहले जरनैलों ने भी समझा देना सी ना, जरा काका गोदी च चुक के जिन्हें 2018 च कुर्सी ते पाया सी, उनको भी समझा देना था। तुम्हें 2024 में समझ आई है? मतलब कि 2018 2024 की क्या डिफरेंस है इलेक्शन में? जब चाहा बैठा दिया, जब चाहा गिरा दिया। तो जब बैठा दिया तो उस वक्त डैडी भी हैं, मतलब जरनैल तुम्हारे मामू भी हैं, चाचू भी हैं, अंकल भी हैं, उस वक्त उनकी जूतियों को भी चूमते हो, पॉलिश करना तो दूर की बात है। तो जब वो जहां गद्दारी शुरू, गद्दारी ये मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे कोई सिविलियन है, वो काली में है, ब्राउन में है, जिस मर्जी वजह, ये मुल्क गद्दारी डाइजेस्ट नहीं करेगा। ये लिख लो पानी से, जिस तरह भी है वो फिर ऐसा गिरेगा कि तुम लोगों कहते थे रेड लाइन। बड़ी शोहरत है, माइकल जैक्सन आंखों से देखा है, बड़ी शोहरत। एम्बुलेंस, उसके कॉन्सर्ट पे एम्बुलेंस से खड़ी होती थी, लोगों के हार्ट अटैक होते थे, हमने अपनी आंखों से देखा। ये किन्हों गल्लां सुनांदे हो, तो किहदे लई सुनांदे? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला नहीं इलाहा इल्ला। असी ते अल्लाह तो सुआ के सुनू नहीं मानते। आखिरी नबी नू इसलिए मोहब्बत कर रहे हैं कि रब ने क्या है कि मेरा आखिरी नबी है, इश्क खुदा नाल है, ठीक है। और जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उनकी हम नस्लें हैं। ओए हमारा इमरान खान, अल्लाह जिंदा बचिया रहे, सेहतमंद रहे, वो करे, जॉगिंग करे, ड्राई फ्रूट खाए। उसने कहा था कि इस बीबी के बारे में कुछ ना कहें, नजरियाती है। जी समझ आई? तो तानू इन्हीं भी नहीं समझ आई नजरियाती को। और कोई नजरिया होता है, नजरिया फंडामेंटलिस्ट,
हमें यहूदी क्रिश्चियन 9/11 का वाकया हम पे हुआ, हम 9 मई को जानते हैं क्या है। 9 मई के बाद क्या हुआ, हम 9/11 वाले हैं, हमें पता है क्या होता है। फौज ना संभालती, बनिए दे कुत्ते तोड़े होंगे तुम इंडिया दे, ज्यादा बदतर जिंदगी होती तुम्हारी जो 9 मई को हुआ। 9/11 हुआ, उसके बाद जो मुसलमानों की हालत हुई हमने फेस की हुई है। असी कमी ना तो भी भरांत सा ते ना तब्दीली लियांदे। इज्जत दे नाल नौकरी करो, इज्जत ना जिंदगी गुजारो, जरे मुबादला भेजो, इज्जत ना मुल्क की खिदमत करो, इज्जत दे रहो। क्यों कमी बनते हो किसी दे, किसी के कमी क्यों बनते हो? अल्लाह ने 10 मई को बताया कि ट्रंप जड़ा है वो आके तो कमियां वांग मिलेगा। जिस अमेरिका ने हम पे 9/11 पे जमीन तंग की थी, आज वो अमेरिका पाकिस्तान का नाम ले रहा है और मोदी कमियां तो प्रांत जिंदगी गुजार है। सब कुछ तुम देखते हुए पागल हो गए हो, बेवकूफ हो गए हो। नहीं यकीनन हो गए ओवरसीज वालों, क्योंकि ताड़े तो डब्बे भी उत्थे ही दफन होने, मरना भी तुमने वहीं, तुम्हारी नस्लें भी वहीं। इस पर एक सवाल है आपसे कि मतलब जो भी बंदा पाकिस्तान से बाहर जाता है, ऑब्वियसली बाहर की एक दुनिया बड़ी है, आपका दिमाग खुलता है, आपको पता चलता है दुनिया कैसे ऑपरेट हो रही है। अब ये जो हमारे ओवरसीज, ये आप तो चूंकि अमेरिका वाले तो आप बराह रास्त उनसे डील भी करती हैं, आपने उनको देखा भी हुआ है। जब उनको हम सोशल मीडिया पर देखते हैं तो वो खुद अमेरिका में रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनको खून हराबा, लाशें, खूनी इंकलाब, इस तरह की बातें वो ट्विटर स्पेसों के ऊपर कर रहे होते हैं। तो ये इनकी क्या सोच है कि मतलब अमेरिका में रहकर आपको इतनी भी अकल नहीं है कि आप ये चीजें चाहते हो? मतलब ये क्या सोच है? ये अमेरिका में रह के ये लोग शॉपिंग के लिए आती हैं बेगमात, या शादियां अटेंड करने आते हैं जी जी, या जिन्हों के बच्चे उसे खराब होंगे ने वो रिश्ता ढूंढने आते हैं जी जी। बस इतना ही ताल्लुक है। नहीं लेकिन 24 इनके घंटे पास बातें क्या तो पाकिस्तान knowledge? पे ही करते हैं, उसके नहीं अलावा पाले तो मेरी बात, इनकी दुनिया क्या है वो सोच, ये जो अब आला आ गया है, जी। इससे पहले तो ये नहीं थे ना। जी जी, जब ये सोशल मीडिया नहीं था, जब इनको सोशल मीडिया लॉन्च करके नहीं दिया था, गोल्ड स्मिथ वगैरह ने पैसा नहीं लगाया था, तो उससे पहले तो ये लोग ऐसे नहीं थे। 40 साल से तो हम भी रह रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में अच्छी बातें होती थी, अच्छे। ये जब से मतलब यहूदियों ने इनको हाईजैक कर लिया इनका सोशल मीडिया के थ्रू माइंड। तो पंजाबी के तो आप भी जट्टों के पुत्र हैं, आपको पता है पंजाबी का एक मुहावरा कवेल दा कबूतर, जी जी। इतनी जो जगह च कबूतर फिरदा रहता है। ये इतना सा इनका ज़हन है कि इनको जो यहाँ से भगोड़े गए हुए हैं ना, आपने तो सारे तो डिपोर्ट करके जो गंद माल था वो तो अमेरिका भेज दिया, यूरोप भेज दिया, वो बेचारे यूट्यूब की कमाइयां खा रहे हैं। जो वो बोलते हैं झूठ पे सवेरे उठ के रात तक, ये मनोवान मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे जितनी स्टोरीज बताते हैं ना लोग, तो मैं कहती हूँ अच्छा ये कहाँ पे आई है? वो जी सोशल मीडिया पे वो ही जो 8-10 नाम है ना, उन्होंने बताई। मैं कहती हूँ तो इतना जहन्नुम कमारे बगैर तस्दीक के, बगैर किसी गवाही के, उन्होंने तो झूठ बेचना अपना। तुम लोगों की अकल इस्तेमाल नहीं होती क्या? लॉजिक कोई नहीं है। चलो मतलब ये काबिल रहम तबका है, सोफे पे बैठे होते हैं, रिटायर्ड भी उसमें, वर्किंग भी। इन्हों का हाल की है जिंदगी का, या ये रिटायर है तो सारा दिन सोफे पे बैठ के इन्होंने सोशल मीडिया पे देखना बाबे माइया है। जी जी। इतना IQ है ना उनका, उन्होंने नहीं कोई कोशिश कर दी कि चलो हम ग्राउंड रियलिटी भी कोई देखें, या चलो मगरब कोई पढ़ ले, कोई और मीडिया ही देख ले। नहीं, उन्होंने 2-4 अपने यूट्यूबर रखे हुए हैं, उन्हीं को सुनना है। और दूसरे जो जवान हैं या जो जॉबें कर रहे हैं, मजदूरियां कर रहे हैं, उन्होंने को इन्ना टाइम नहीं। वो गड्डी चलाने आया, अद्धा बर्गर मूँह च हुंदा, अद्धा थल्ले डिग रहा हुंदा ते गड्डी चलाने ब्रश कर रहा हुंदा। ओनू फिर जेड़ी उन्हें चलदियां गड्डी च यूट्यूब च गल सुन रही, उन्हें वो कर ली। और ये जो उंगली है ना, ये उंगली शहादत की, कॉपी पेस्ट शेयर, कॉपी पेस्ट शेयर। ना कोई स्टडीज है, ना कोई किताबें पढ़। इलामा इकबाल ने वो अशार नहीं कहे, तुसी जिंदा पे रोंदे हो, जो कब्रां वाले ने उन्होंने ते जाके पूछो इलामा इकबाल ने ये शेर कहा, उस बेचारिया ने क्या ही नहीं। फलाने ने ये कहा, हकीम लुकमान को नहीं छड़ दे, या हकीम लुकमान का ये बात। कोई नॉलेज, कोई किताबा, कोई लाइब्रेरी, कोई तस्दीक, कोई कहीं पे किया, उन जिस कॉपी पेस्ट शेयर, ये उंगली शहादत की, ये जिसके साथ आप झूठ फैला रहे हैं ना, यही जहन्नुम में ले जाने के लिए काफी है। कॉपी पेस्ट शेयर
کاپی پہ شعر املی کافی ہے تانوں کھچ کے عشق کرو جتنا مرضی محبتاں کرو جتنا مرضی لیکن خدا کے لیے اپنی قبر اپنی آخرت کیونکہ یہ ملک روحانیت بیسڈ ہے. آپ خود سوچیں کہ میرے جیسی عورت کے لیے کتنا مشکل ہے جس نے امریکہ جس کے ہسبینڈ نے چھوڑا شوکت خانم کی لیب بنائی ہماری قلبی دلی وابستگی عمران خان صاحب سے. آج بھی میں ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہی لیکن میں پولیٹیکل لیکن شخصیت پرست نہیں ہو سکی. اپنے نظریات پہ 2010 کو میں نے ان کے ویوز سنے 2014 کو دھرنے پہ میری ان کے ساتھ گفتگو ساری ہوئی میں نے کچھ ان سے 2-4 باتیں کی. اس کے بعد پھر میری ان کی تیسری ملاقات یہ جب وہ اقتدار میں آئے میں نہیں ان باتوں میں جانا چاہتی کہ آج جو یوٹیوبر بنے ہوئے ہیں انہوں نے ان کے بارے میں کیا کیا آف ریکارڈ کہا تھا اور کیا کیا مجھے سٹوریاں بتائی تھی کہ ان کی کیا کیا مشاغل ہے. میں نہیں ذاتی زندگی میں نہیں جانا چاہتی لیکن تیسری ملاقات میری ان کی وائٹ ہاؤس ہوئی تھی. کیوں کہ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جب اگر میں اقتدار میں آیا نا طیبہ تو میں عافیہ صدیقی کو رہا کراؤں گا کیونکہ انہوں نے ہی بازی اناؤنس کیا تھا کہ ایک عافیہ نامی بلگرام جیل میں اور غزنی جیل میں اور یہ ساری بات تو وہ دل میں بیٹھ گئی. پھر ہم نے ہر کو کہا کہ بھئی یہ میرا موقف یہ ہوتا تھا کہ وہ یہ پی ایم بنیں گے نا تو یہ عافیہ صدیقی کو آزادی دلائیں گے. تو اس کے بعد پھر میرا فرض بنتا تھا نا یاد دہانی کرانا اور یاد دہانی میں نے ساروں کو کرا. ایکچولی جب لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کوئی وائٹ ہاؤس کی یاد دہانی کی کیونکہ روبرو باتیں ہوئی ہیں باقی نہ نواز شریف سے بات ہوئی نہ شہباز سے بات ہوئی نہ زرداری سے نہ میری تو کسی سے بات ہی نہیں اس ٹاپک پہ. میری تو ان سے بات ہوئی تھی جن کے ساتھ ماشاءاللہ اچھے تعلقات رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں دلاؤں گا اس کو رہائی. وہ موقع مجھے میرے پاس آ گیا وائٹ ہاؤس میں وہ سامنے تشریف فرما تھے. حالانکہ مجھے ایک صحافی نے کہا کہ انہوں نے منع کیا ہے کہ آپ نے عافیہ صدیقی کا سوال نہیں کرنا. تو لاسٹ ٹائم میں ٹرمپ صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے اپنے پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹر دونوں سے بات کی. اس کے بعد وہ آج بھی ویڈیو پڑی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا وی ول ڈسکس مطلب ایسی کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنا. اس کے بعد 5 سال مطلب وہ 2 سال 4 سال جتنے بھی وہ کرسی پہ رہے میرے پہ ریڈ کراس تھا. ریڈ کراس لگا ہوا تھا کہ بھئی کسی بھی پریس بریفنگ میں کہیں پہ بھی یہ خاتون نہیں آنی چاہیے. یہاں پر کو دلیر نے وہ کیا ہے کہ نہیں تھی عورت سے ڈر گئے. اچھا میڈم یہاں پر ایک سوال یہ آتا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ سے 30 سال امریکہ میں گزارے. 40 I was a student when I moved to States. ایز اے جرنلسٹ تو آپ نے 30 سال اور 30 سالوں میں آپ کو امریکن اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھنے کا موقع ملا. کیا آپ کو اپنے 30 سالہ تجربے کی بنیاد پر لگتا ہے کہ عمران خان کے پیچھے غیر ملکی لابیاں اور غیر ملکی سازش 100% یہ ایسا نہیں تھا پہلے عام سا کھلاڑی تھا اور اس نے شوکت خان بنا لیا. پالیٹکس میں جب قدم جس طرح رکھا اور جمائمہ اس کی زندگی میں جس پالیسی کے تحت آئی اور جو کچھ بھی ہے ڈاکٹر اسرار احمد کا کیا حوالہ دینا ان سے بڑا اسکالر گزرا کوئی نہیں پاکستان میں لیکن 100% یہ استعمال ہوا ہے اور ہو رہا ہے. وہ جادوگرنی فراڈن کے ہاتھوں جتنا استعمال ہوا ہے. اب یہ جب فراڈن اس کی زندگی میں آئی تو جب پاک پتن میں گئے تو تب بھی سر پیٹتے رہے. میں نے کہا کہ اسی تو ان گڈ بک چ رہے کوئی نہیں اسی انہوں بندے نو کی دسیے تو کیتا ظلم کی کیتا جہاں سے وہ فیض یافتہ ہے عورت پلانٹڈ ود ہسبینڈ کہانی ختم. اصل میں دیکھیں نہیں میں تو اپنے لیے لکھتی بولتی ہوں لیکن اگر کوئی بھی مجھے پچھلے 2010 سے لے کے اب تک کہیں سے کوئی میرا کالم نکال لے کوئی ویلاگ کوئی چیز بھی نکال لے میں ایک ہی نظریے پہ ہمیں کہتے ہیں کہ یو آر فنڈامنٹلسٹ. ٹھیک ہے اور ہم بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں یس وی آر فنڈامنٹلسٹ. اینڈ فنڈامنٹلسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کی کوئی فاؤنڈیشن ہوتی ہے بنیاد ہوتی ہے. ہم بنیاد پرست لوگ ہیں آقا پہ یقین لانے والے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک اللہ پہ یقین. ہم بنیاد پرست مسلمان ہیں ہم بنیاد پرست ہیں. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. اس سے آگے ہم کسی کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں چاہے وہ کالی وردی میں ہو خاکی وردی میں ہو یا سفید قمیص شلوار کے اوپر واسکٹ پہنا ہوا ہم نہیں کمپرومائز کریں گے. جس کو سید آصف منیر کہتے ہیں
ये नूरुद्दीन जंगी, तारक बिन ज़ियाद, ये लोग रुकते नहीं, ये आते रहने हैं, ये आ रहे हैं। ये सऊदी पाक माहिदा जहाँ पे आप हुटिंग कर रहे हैं, बाल खींच रहे हैं, गाली, जहाँ उफ तक करने की इजाज़त नहीं, ऊंचा सांस लेने की इजाज़त नहीं, आप वहाँ पॉलिटिकल नारेबाजियाँ करा रहे हैं। मेरी आंखों के सामने मैं बैतुल्लाह शरीफ बैठी हूँ और आप आके वो झंडा खोल के तो आप टिकटॉक बना रहे हैं बैतुल्लाह शरीफ के सामने, और इस तरह की हरकतें। तो आप क्या समझते हैं कि अल्लाह ताला ने इस मुल्क को लावारिस छोड़ा हुआ है? ये मतलब तरस आता है। आपने एक सवाल मुझसे किया था कि आपको लोग बड़ी गालियां देते होंगे, बड़ी तनकीद करते होंगे, जैसे कि आप तो खैर फेस करते ही हैं, सारा कुछ करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि मुझे तरस आता है, मुझे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मुझे इस उंगली का भी पता है कि कॉपी पेस्ट बगैर तस्दीक अफवाह पे यकीन लाने का भी पता है, उसका अंजाम क्या होता है। मुझे ये भी पता है कि अगर मैं इमरान खान के साथ आज तक होती ना, उसके इन्हीं लोटाइज्म के साथ, तो आज मैं भी इन्हीं लोगों में होती। अल्लाह नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जनिया 4 दिन अंदर इंदिया ने, फिर 10 दिन बाहर इंदिया, 2 दिन अंदर इंदिया ने, फिर 12 दिन, नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह शऊर देता है, शऊर देता है कि पहचानो कि ये मुल्क को किस तरफ ले जाना कोई चाहता है। अब जनाब जहां पे ये नफरतों का एंटी फौज, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, वाह जी, 2018 से पहले वाली बहुत ही प्यारी थी एस्टेब्लिशमेंट, वो फौज पे सदके वारी फुल। 2000 अदम एतमाद के बाद वो फौज बहुत बुरी, बड़ी गंदी हो गई। अच्छा ठीक है, तो तुम्हारे पे मैं तरस ना खाऊं तो मैं क्या करूं। और बाकी रह गया ये कि और भी बहुत कुछ है, डटा हुआ है। अच्छा जी, तो जरा ये मुझे ये बताना, जमाइमा को पैगाम मेरा भेज देना कि किसके हाथों 3 दफा तुमने पैगाम भेजाया सैयद नासिम मुनीर को। अच्छा, कि लंदन में बोलेगा नहीं, मैं लिख के देती हूँ। चूंकि अब आप लोग सबूत मांगेंगे तो सबूत मैं भी मांगती हूं कि एक थो नजात दहिंदा हो गया, एक मेरा मुल्क किसी एक का मोहताज हो गया। सबूत मांगने हैं ना, सबूत करोड़ों 2018 में अक्सरियत लाया है। हाँ, अक्सरियत लाई भुट्टो, बेनजीर, नवाज शरीफ, इसको बैसाखियों से 2018 पे बिठाया और व्हील चेयर पे उतारा। पसैनी को कहानी। अच्छा मैडम, आपने चूंकि सारी उम्र वो उधर देखा है, वहां का माहौल माशरा देखा है, तो क्या ये बाहर के गोरों में एक नॉर्मल चीज होती है कि एक खातून जिसको 20 साल पहले डाइवोर्स हो गई हो, वो 20 साल के बाद भी अपने मियाँ के लिए पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को पैगामात भिजवा रही है? मतलब ये होता है, वहां का कल्चर है? हाँ, जिनके पीछे गोल्ड स्मिथ होता है, जिनके पीछे एक एजेंडा होता है, वो होता है। ये मियाँ बीवी वाला मामला तो नहीं होता, वो तो एजेंडा है और उसके तहत होता है। अब ये जो फ्राडन अंदर जेल में बैठी हुई भी एजेंडा के तहत आई थी, वरना इतने केड़े हीर रांझे दिए जोड़िए। ये मेरे, मैं कहती इमरान खान बेचारा इतना काबिल रहम है, उसको लोग भी मिले तो लौटे। कोई 2-4 आंटियां, कोई 5-7 बीबियां, कोई जाके डाले के खुदसूजी कर दें, इतना मुश्किल काम तो नहीं है ना। मैं कहनी एक बीबी जाके खुदसोजी कर ले, वक्त पे आ जाना कसमें काली वर्दी नु भी, खाकी नु भी, सारे ने बार बार इश्क बने। ये सारा एजेंडा है। मेरे मुल्क बात अब लोगों की ना करो, ना जमाइमा, ना इमरान खान, नवाज शरीफ, मैं इनकी नहीं कर रही। जी जी। एजेंडा क्या है कि पाकिस्तान को ज़ेर करना है। एजेंडा ये है कि पाकिस्तान एक बहुत अहम खिता है, चारों तरफ से ये अहम है, अमेरिका के लिए भी, अफगानिस्तान के लिए भी, ईरान के लिए भी, इराक के लिए भी, मिडल ईस्ट के लिए भी, सारों के लिए। फील्ड मार्शल साहब वहाँ पे वाशिंगटन डीसी में स्पीच कर रहे थे, तो वो कहने, पुराने पाकिस्तान की कुछ बातें कर रहे थे, तो कहने लगे कि मुझे याद आता है जब हम माल रोड पे जाते थे, तांगे भी चलते थे और कितना पुरअमन वो पाकिस्तान था, कितना वो सैयद नासिम मुनीर साहब बातें कर रहे। तो एकदम
आदत है कि मैं बोल पड़ती हूँ। मैं वहीं से मैंने कहा, कहते हैं वो जो मैं जिस अपने वो पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ कि जब हम, तो मैंने कहा बात सर आपने भी पुराने पाकिस्तान की कर दी है, हमें मिल गया 10 मई को, थैंक यू वेरी मच। असी खुश हाँ, असी राजी हाँ, क्योंकि हमारे बाप दादा ने वो पाकिस्तान बनाया है। तो बड़े बड़े, तो अपने अभी भी मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आप इस मुल्क के लिए, ये मुल्क उनको अजीज नहीं है जिनके पास, जिन्होंने बाहर सारी जिंदगी, जिनकी नस्लें भी बाहर हैं, वो तो सिर्फ एक गॉसिप या एक क्रश औरतों का। इमरान खान शेखुन्निसा भी हैं, आपको पता है, ज्यादातर 80% औरतें इनके क्रश में मुब्तला हैं। तो बंदे ज्यादातर वो हैं जैसे जानमरीद ये हैं पीरनी के, इस तरह ज्यादातर जानमरीद भी हैं। तो इस इश्क से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा तोरा बोरा होएगा, तुम्हारा तोरा बोरा होएगा। इस मुल्क को, ये मुल्क कायम है और इंशाल्लाह कायम रहने के लिए बना है। बाकी ये है कि हम घबराने वालों में से नहीं हैं, क्योंकि अक्सर मैं लाहौर में जब गाड़ी चला रही होती हूँ 2-4 कुत्ते पीछे लगे होते हैं, तो अब मैं कुत्तों को भौंकता हुआ देख के क्या ब्रेक ला ला? मैं तो अपनी मंजिल तक पहुंचना है ना सर। जी जी, तो लगे रहो। अच्छा मैडम, ये आपसे आखिरी सवाल कि अब आपने माशाल्लाह से फील्ड मार्शल के भी इवेंट्स अटेंड किए अमेरिका में, अब हालिया कुछ अरसे में वो जा भी रहे हैं, तो ओवरऑल उनकी जो शख्सियत है उसको आपने कैसा पाया? आप ये बताओ, बंदा रिटायर हो गया, रिटायर हो रहा है, उस बंदे का इस पूरे पीटीआई सिनेरियो का ताल्लुक भी कोई नहीं, कुछ भी नहीं। वो बंदा DGISI है, वो बंदा करप्शन की एक फाइल ले जाता है, ऑर्डर्स आ जाते हैं डैडी को, जो उससे पहले जर्नैल आपके डैडी थे ना, सदके वारी जिसको आप जाते थे, डैडी को ऑर्डर आ जाते हैं कि डैडी डैडी, लाडला कहता है डैडी डैडी इसको हटाएं, इसको हटाएं, ये गंदा बच्चा है। डैडी परेशान है कि भी की मुसीबत सी पाल रही है। डैडियां नूं एक पुराणियां नूं अकलां घट ही सन, बड़ियां बड़ी अजीब शैवां पाल दे रहे ने। उसने जनाब तबादला कर लिया, वो जनाब उधर हो गए कोर कमांडर गुजरांवाले, उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपने लगे हुए। अचानक आनन फानन ये होता है कि बड़ी कुछ इनके गद्दारी के कुछ और भी चीजें, काफी ज्यादा सॉलिड सबूत सारे रखे गए। अब बंदा है, वो बंदा जनाब जो कि बैसाखियों से लाया था, वो व्हील चेयर पे बिठा के घर भेज दिया। ठीक है, डैडियों का फिर यही इंजाम होता है। उसके बाद क्या हुआ, ये बंदा रिटायर हो रहा है, इस हाफिज साहब को कहते हैं जी ये आर्मी चीफ बन गया। अच्छा जी, आर्मी चीफ बन गया, फिर जनाब उसके बाद वो आर्मी चीफ बना क्या, तो 9 मई हो गया। 9 मई हो गया, अगलों ने क्या गया, वैसे तो जाना नहीं था, वजीराबाद जुलूस निकाले, जलसे जुलूस निकाले कि भाई ये बंदा आर्मी चीफ ना बने, आर्मी चीफ हमारा वो बने जिससे पीरनी फ्राडन फैज याफ्ता थी। ठीक है ना, तो वो आपको सब पता है, ऐसा ना हुआ। जनाबे अली वो 9 मई हो गया, और उस दिन हमारे जैसे लोगों ने कहा था कि नाउ और नेवर। हमने 9/11 देखा हुआ है, नाउ और नेवर। उसके बाद जनाब अली फील्ड मार्शल बन गए, 10 मई करा लिया। आप मुझे ये बताएं, चांद की तारीख आप नहीं बनाते, सूरज की तारीखें आप नहीं बनाते, और तो छोड़ दो 1947 की तारीख आप नहीं दे सके, तो 9 के बाद 10 मई तारीख आपने बनाई है। ये उसका करम है, ये रूहानियत के मामलात है। वो ये 28 अगस्त में भी हो सकता सी, कोई 15 सितंबर में भी हो सकता सी, 21 दिसंबर में भी कुछ हो सकता सी। उन्हें क्या 9 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੇ ਨਾ ਤੇ 10 ਨੂੰ ਚੰਡ ਮਾਰ ਕੇ ਵਹਾਵਾਂਗਾ कि मुल्क ਤੁਹਾਡਾ है या मेरे मैं बनाया है, अल्लाह ताला ने बताया। एक 9 ਨੂੰ तुसा ਕੀਤਾ ਸੀ, 10 ਨੂੰ मैं कुन फय्याकुन करके दिखावांगा। आई एम द खैरुल माकरीन। और क्या चाहिए तुम लोगों को, और इंशाल्लाह। और ये देखो कैसे जा रहा है पाकिस्तान, तो रोंदे महंगाई फलानी च है, फलानी च है, और जाके देखो कितनी महंगाई अमेरिका में, और जाके बरतानिया में, और सऊदी अरब में, और पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में, और ये ओवरऑल इकानमी का बेड़ा गर्क कर दिया कोविड में। और ऐसे कदम फरंजा फरमाए कि कोविड जैसी नहुसत भी नाल ही आ गई। कदम रंजा होंगे जे तो। अच्छा मैडम, आखिर में एक जो ओवरसीज पाकिस्तानी अभी तक इन हरकतों में है, उनके लिए आपका कोई पैगाम?
دیکھیں ہمارے جو دوست اور رشتے دار ہمسائے وغیرہ یہ میں ان کو پچھلے کئی سالوں سے ان کو میں کہہ رہی ہوں کہ شخصیت پرستی نہ کریں جی آپ اپنے رکھیں لائکنگ ڈس لائکنگ اور آپ ایفیلیشن پولیٹیکل پارٹیوں سے مگر یہ جو آپ کو کینسر ہو گیا نا شوکت خانم سے باہر آ گیا جو یہ تو لا علاج ہے مطلب دس برین واشنگ کلٹ بن چکا ہے وہ مرشد ہے کلٹ مطلب مرشد آپ بنا کے اس کو پتہ نہیں مطلب لائک دس از ابھی بھی میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ موت کو یاد کریں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے اگر آپ کو پاکستان کے ساتھ حب الوطنی نہیں ہے وفا نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ اپنی قبر کے لیے خدا کے لیے میری طرف سے سارے سیاستدانوں کو سویرے نہار منہ گالیاں دیں بھلے جس کو مرضی نہار منہ گالیاں دیں پھر مغرب کے بعد بھی دیں رات کو عشاء کے بعد بھی دیں لیکن خدا کے لیے بلا تصدیق افواہوں پہ سن کے دیکھ کے کاپی پیسٹ کر کے اور ساتھ اور 25-30 کئی سینکڑوں کو گمراہ کر کے اپنی قبر تو تاریک نہ کریں جنیاں مرضی دیو گالاں کیونکہ مریض کا تو کام ہی یہی ہوندا وے میرا کام سانو پرسکرپشن دینا سی میں دے دیتا تو چلے دوستو اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کی رائے ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں اور ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں بہت